हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। हम सिलेबस को देखते हुए इनमें से कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं विगत एग्जाम को देखते हुए, अभी के हिसाब से कौन से टॉपिक से एनटीए ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण सारे टॉपिक होते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, एक क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सिलेबस है यूजीसी नेट हिस्ट्री का। ये शुरुआत में इसमें कंसेप्ट, आइडिया एंड टर्म दिए हुए हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ये सारे। और यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 1। दोस्तों हिस्ट्री के सिलेबस को बेसिकली 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इनमें से हम हर एक यूनिट को देखेंगे, इनमें हर एक यूनिट में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला है कि इम्पोर्टेंट तो सारे टॉपिक होते हैं, फिर भी हम एक क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो जैसे पहला है निगोशिएटिंग द सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। उसके बाद हैं लिटरेरी सोर्सेस हैं। लिटरेरी सोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं तो इसको देखना है। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको देखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इंडिजीनियस लिटरेचर। इंडिजीनियस लिटरेचर भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस हैं। उसके बाद है फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट देखिएगा, इससे लगभग हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। जैसे इंडिजीनियस लिटरेचर है, तो इंडिजीनियस लिटरेचर में हम देखते हैं जैसे कि कुल कुलुमपतरणी जैसे बुक है, तो इसे किसने लिखा है, तो जय गोंडार ने लिखा है। जैसे महाभाष्य का पूछे हुआ था किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। तो इस टाइप के जो बुक पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको इंडिजीनियस लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, लिटरेरी सोर्सेस, इसको आपको देखना होगा बढ़िया से। फिर देखते हैं हम आगे पेस्टोरलिज्म, फूड एंड प्रोडक्शन, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक फेज। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं अभी के हिसाब से, आते हैं बट हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इसका मेसोपोटामिया से रिलेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट हैं ये आपको, और इसमें क्राफ्ट, ये इन सब चीज़ों को बेसिकली ध्यान से देखना है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसको आप विशेष मार्क करके आप इसको विशेष करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक मैं जिससे 1 2 कर रहा हूँ ना नेमिंग, वो इम्पोर्टेंट सब है, मैं पहले ही बोला था, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है, किनको रिवीजन करना है ज़्यादा, वो देखना है। वैदिक पीरियड इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ना भी देखे तो रिवीजन करना है, लेकिन ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम है, इसको तो देखना ही पड़ेगा। इसमें सारा आपका आता है महाजनपद, मोनार्की, रिपब्लिक, कैसे राज्य बना, जनपद बना, जनपद से कैसे जनपद बना, जनपद से कैसे महाजनपद बना, महाजनपद से कैसे राज्य बने। इन सारे चीज़ें एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी देखना है। तो यूनिट 1 से बेसिकली 3 टॉपिक है जिसे देखना होगा। फिर यूनिट 2 में देखते हैं हम तो स्टेट टू एम्पायर, राइज ऑफ मगध इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अलेक्जेंडर तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा बेसिकली, आप जब पढ़ेंगे तो इसको भी आप रिवीजन कीजिएगा विशेष तौर पे। और मौर्यन एक्सपेंशन, मौर्य डायनेस्टी तो इम्पोर्टेंट है ही। और मौर्यन का बेसिकली दोस्तों, इसमें जो मौर्यन पॉलिटी है और इसका सोसाइटी है, इकोनॉमी है, सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्यन चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर बिहार के भी कोई एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें भी देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी। इंडिया के कोई भी एग्जाम हो जिनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौर्यन डायनेस्टी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, और अशोक का खास करके देखते हुए। फिर देखते हैं हम इसमें
डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें से कुषाण डायनेस्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सातवाहना डायनेस्टी, संगम लिटरेचर, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप जरूर देखिएगा, इसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं संगम लिटरेचर तो किया ही हूँ, और ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप पढ़िएगा। और ख़ास करके ट्रेड विथ रोमन वर्ल्ड, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। खारवेल बहुत छोटा चैप्टर है, खारवेल आप पढ़ेंगे तो बहुत छोटा है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे उतने आते नहीं हैं इससे। महायान बुद्धिज़्म से तो आता ही है, और जैनिज़्म तो फेवरेट है। आठ आप तीनों पढ़ लीजिएगा, गंधार, मथुरा, अमरावती, इससे क्वेश्चन आते हैं। गुप्ता डायनेस्टी भी, गुप्ता डायनेस्टी में बेसिकली कल्चर पढ़िएगा आप, कल्चर इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इसमें जो महत्वपूर्ण रूलर हुए हैं आप उनको देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुप्ता में, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है इनका, और इम्पोर्टेंट रूलर कौन हुए हैं, और इनमें इकोनॉमी के बारे में, और एक्सपेंशन क्या है, लैंड ग्रांट्स, गुप्ता से मेनली लैंड ग्रांट्स, लैंड रेवेन्यू, लैंड राइट, गुप्ता क्वाइन, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। और टेम्पलेटिक चैप्टर से पूछता है, लेकिन बहुत कम अभी से देखा नहीं गया है, ठीक है। यूनिट 3, हाँ, एक हर्ष एंड एम्पायर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से गुप्ता कितना नंबर हो गया, 5, 6, गुप्ता देखना है, और हर्ष एंड हिज टाइम्स, हर्ष एम्पायर देखना है, हर्षवर्धन का डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, इसमें हम रीजनल किंगडम्स में बेसिकली कदम ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रीजनल डायनेस्टी को। इनमें से आपको बेसिकली क्या देखना है, आप रीजनल डायनेस्टी में बेसिकली देखना है कि इनका फाउंडर कौन है, ये डायनेस्टी कहाँ पे लोकेटेड थी इंडिया के नक्शे में, और इनका रूलर का क्रोनोलॉजी क्या है, और इनमें से एक या दो ही रूलर होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो ज़्यादा काम किए होते हैं अपने शासनकाल में, तो आपको बस उनके बारे में जानना है बस। तो क्या क्या जानना है, फेमस फाउंडर कौन है, फाउंडर जानना है, उनके उसके बाद क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर जानना है, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर जानना है। और उसके बाद आपको फिर जानना है कि इनमें से फेमस रूलर कौन थे उस डायनेस्टी के, फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी। तो बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है रीजनल डायनेस्टी में। तो इनमें से इम्पोर्टेंट डायनेस्टी राजपूत डायनेस्टी हो गया, और कदम से कभी कदम से फाउंडर, वही जो बताया ना मैं, ये तीनों को ही देखना है। तो कदम, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, आप बेसिकली आप ये सारे का ये 3 पॉइंट देख लीजिएगा, तो आपका रीजनल किंगडम जो है क्लियर हो जाएगा। किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है चोल, पल्लव, चेर, चोल, पांड्या। इनमें से आपको क्या देखना है, पल्लव वही देखना है दोस्तों, यही 3 इम्पोर्टेंट है आपको, ये 3 जो है ना, A पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट सबसे पहले देखना है। कोई भी डायनेस्टी हो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। और जो फेमस रूलर है उनका काम पूछ लेता है, उनका काम का क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, वो आए तो पहले कौन काम किए, उनका किससे रिलेशन अच्छा था, कहाँ ट्रेड का सबसे पहले अपने दूत भेजे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको बेसिकली यही देखना है, हर एक डायनेस्टी का देखना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि यूजीसी नेट का तो पता ही है कब कहाँ से क्या पूछ ले। तो बेसिकली ये 3 चीज़ से ही वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। पल्लव, चेर, चोल, पांड्य, ये आपको देख लेना है। और किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में पाल इम्पोर्टेंट है। सेन डायनेस्टी उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्मन ऑफ कामरूप डायनेस्टी, भौमकारा से क्वेश्चन आया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सोमवंशी ऑफ उड़ीसा, हाँ, ये इस दिसंबर वाले में, दिसंबर 2024 में इससे क्वेश्चन आया था, सोमवंशी ऑफ उड़ीसा, इससे एक क्वेश्चन में देखा था, इससे आया हुआ था,
आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब एनटीए वैसे टॉपिक को भी ध्यान देने लगा है जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहा है अब तक, तो आप इसको देखिएगा एक बार ज़रूर। किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, मैत्रेय वल्लभी चालुक्य गुजरात, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, गुर्जरा प्रतिहार कलचुरी छेदी गढ़वाल एंड परमार, ये सब पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस वही देखिएगा, इनमें से रूलर का पूछ लेता है, रूलर का क्रोनोलॉजी और फाउंडर, ठीक है, रूलर का क्रोनोलॉजी और फाउंडर ये आपको देखना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिटिमाइजेशन ऑफ किनशिप, ठीक है। एग्रेरियन इकोनॉमी, लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट को तो देखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन, टैक्सेशन सिस्टम देखना पड़ेगा, और कॉइन एंड करेंसी, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन देखना पड़ेगा, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। गिल्ड से तो इस बार ही क्वेश्चन आया था, हर बार क्वेश्चन आते हैं। गिल्ड्स क्या करते थे, सराफ किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इससे पूछी जाती है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, सेविज्म वेस्निज्म से तो क्वेश्चन आते ही हैं, इनमें से जो फेमस सेंट कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप देखिएगा, फेमस जितने भी सेंट हैं उन सब के बारे में पढ़िएगा। टेम्पल्स, पैट्रोनेज एंड रीजनल रेमिफिकेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड रीजनल स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड रीजनल स्टाइल, ये देखना पड़ेगा। दान, तीर्थ एंड भक्ति, तमिल भक्ति मूवमेंट, संकारा, तमिल भक्ति मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी देखिएगा। शंकर, माधव एंड रामानुजाचार्य तो फेवरेट है, इनके बारे में पक्का पढ़ लीजिएगा। शंकराचार्य के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं, जानते भी हैं, लेकिन रामानुजाचार्य एनटीए का फेवरेट सेंट है, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। सोसाइटी में देखते हैं वर्ण, जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्टेस, अपोजिशन ऑफ वुमेन, जेंडर, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, वुमेन पब्लिक लाइफ, टाइप्स एज प्रेजेंट एंड देयर प्लेस इन वर्ना ऑर्डर। एजुकेशनल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखते हैं अग्रहार, अग्रहार क्या था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। अग्रहार क्या होते थे, स्टेटमेंट वाइज बनाते हैं। मठ, महाविहार एज सेंटर ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, डिबेट ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मिडाइवल इंडिया, फ्यूडल मॉडल से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको तो आप देख लेंगे। सेगमेंट्री मॉडल, ये तीनों मॉडल बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फ्यूडल मॉडल किसको बोलते हैं, सेगमेंट्री मॉडल क्या है, इंटीग्रेटिव मॉडल क्या है, ये आप मॉडल को दिमाग में पक्का रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अरब कॉन्ट्रैक्ट, सुलेमान, हाँ, जो फेमस विदेशी ट्रेवलर थे दोस्तों, उससे क्वेश्चन आते हैं। अलबरूनी एकदम फेवरेट है, और सुलेमान, तो आप इसको इन खास करके ये दोनों के बारे में आप जो है ना विशेष करके देखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन हर बार, आप शायद ही ऐसा कोई एग्जाम में देखेंगे कि अलबरूनी से और सुलेमान से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये आए हैं तो इनका क्या कहना था, इनकी जो किताबें हैं आप उसको देखिएगा, उस किताबें में क्या लिखा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है कि ये किसने बोला है, तो ये अलबरूनी और सुलेमान, इसको आप पक्का देखिएगा, ठीक है, पक्का मोस्ट इम्पोर्टेंट है अलबरूनी, सुलेमान। सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री, इसमें है आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक, नुमिस्मेटिक सोर्सेस, मटेरियल एविडेंस, मोनूमेंट्स। एपिग्राफिक लिटरेरी सोर्सेस इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा, इसमें से किताबें मैच द फॉलोइंग में दे देता है, ये किताबें किसने लिखी है, इसको मिलान कीजिए, तो ये इम्पोर्टेंट है लिटरेरी सोर्सेस में। आप इसमें सारे सोर्सेस को देखना होगा आपको, पर्शियन, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेजेज, दफ्तर खान, फरमान से भी क्वेश्चन, कितने टाइप के फरमान होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। बहिस किसको बोलते हैं, पोथी किसको बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर अकाउंट तो पढ़ना ही आपको, पर्शियन, अरेबिक का भी बताया मैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में दिल्ली सल्तनत, हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, और दिल्ली सल्तनत से तो क्वेश्चन आते हैं मिडाइवल इंडिया में।
दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत में भी आपको ऐसा पढ़ना है, इसमें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है सल्तनत डायनेस्टी। इसमें आपको सारा देखना होगा क्योंकि ये सारा मिडाइवल इंडिया में तो दिल्ली सल्तनत और एक अकबर का, जो कि हम आगे बताएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे। गौरी तुर्की, खिलजी, तुगलक भी है इम्पोर्टेंट, खिलजी भी है इम्पोर्टेंट। सैयद से नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आप सैयद को बस इसका फाउंडर है, इसके जो रूलर हैं कभी कभी यही देते हैं, इसमें से यही 2 क्वेश्चन बन ही पाते हैं। इनके फाउंडर कौन था सैयद डायनेस्टी का, और सैयद डायनेस्टी में कितने रूलर हुए हैं उनका क्रोनोलॉजी देता है। तो रूलर और इनके क्रोनोलॉजी देखना है आपको, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर का बाबरनामा इम्पोर्टेंट है, हुमायूं का हुमायूंनामा इम्पोर्टेंट है। अभी तो हर बार मैच द फ्लोइंग में देता है, कभी कभी इनके जो बुक लिखे गए हैं एक कौन लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। विगत जून 2025 में हुमायूंनामा से, बाबरनामा से मैच द फ्लोइंग में आया हुआ है दोस्तों। सूरी डायनेस्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आपको देखना ही पड़ेगा। शेरशाह सूरी का बेसिकली इसमें ज़्यादा जिक्र है, और इसके भी रूलर के क्रोनोलॉजी पूछते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कंसोलिडेशन फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में डिक्लाइन रूलर जो है ना उनके क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो आपको उसको देखना है, ठीक है। लेटर मुगल, अकबर तो इम्पोर्टेंट है, अकबर के जितने भी काम हैं उनके क्रोनोलॉजी लगभग हर बार पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको अकबर जैसे ही राजा बनता है, कब राजा बनता है, बनते के साथ क्या क्या वो रिफॉर्म करता है अपने शासनकाल में, सारे का क्रोनोलॉजी को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, एकदम डेट वाइज आया तो किस वर्ष पे क्या काम किया है ना, सारा आपको पता होना चाहिए। अकबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। अगर कुछ भी क्वेश्चन अकबर, जहांगीर, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो शाहजहाँ, तो मोस्टली क्वेश्चन अकबर से ही रहेंगे आपके, क्योंकि अकबर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेटर मुगल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। लेटर मुगल तो बताया मैं, इनका क्रोनोलॉजी आप देखेंगे। और कुछ कुछ नाम हैं जो मूल नाम कुछ और होता है और ऑफिशियल नाम कुछ और होता है, तो पूछ लेता है कि इनका शासक बनने से पहले क्या नाम था। तो लेटर मुगल में ये आपको देखना पड़ेगा उनका पहले क्या नाम था और उनका क्रोनोलॉजी क्या रहा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी। विजयनगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहमनी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप बहमनी एम्पायर नहीं देख भी पाते हैं तो विजयनगर तो देखना ही पड़ेगा। इससे विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके क्रोनोलॉजी और जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं, कौन सा रूलर क्या काम किया है और कौन से रूलर में कौन सा फॉरेन ट्रेवलर आए हैं, एक क्वेश्चन पूछता है। डेक्कन सल्तनत बीजापुर, इसका आप हर एक का फाउंडर और हर एक का वही रूलर आपको देखना पड़ेगा क्रोनोलॉजी से कि बीजापुर का कौन कौन रूलर हुए हैं, इनका बीजापुर का फाउंडर कौन है, गोलकुंडा का फाउंडर कौन है, बीदर का फाउंडर कौन है, बेरर का फाउंडर कौन है, अहमदनगर का फाउंडर कौन है। राइज, एक्सपेंशन एंड डिसइंटीग्रेशन, ईस्टर्न गंगेज एंड सूर्यवंशी गजपति। गंग डायनेस्टी और गजपति, इसका बस फाउंडर देख लीजिएगा, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। राइज ऑफ द मराठा एंड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज बाय शिवाजी। मराठा इससे पैसेज में आ सकता है, इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफर्म, एक टॉपिक से मराठा से 2 टॉपिक एकदम कंफर्म है, दो क्वेश्चन। अगर पैसे इससे पैसेज भी आते हैं, बराबर पैसेज आ ही रहे हैं हर बार, एक बार हो सकता है इस बार पैसेज आए क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा है। पैसेज आ गए दोस्तों तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर का सीधे आते हैं। तो मराठा इम्पोर्टेंट है, आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं ना। स्वराज बाय शिवाजी, और उसके बाद जो पेशवा आते हैं, इन सारे को एकदम बहुत ही बारीक ढंग से आप पढ़िएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मराठा।
इसका सब कुछ पढ़िएगा, एक्सपेंशन पढ़िएगा, पेशवा पढ़िएगा, अब मुगल से रिलेशन कैसे थे मराठों का वो आपको देखना पड़ेगा, मराठा कन्फेडरेसी देखना पड़ेगा, डिक्लाइन क्या क्या कारण रहे, वो सारे कुछ आपको मराठा का देखना ही पड़ेगा। चलते हैं यूनिट 5 में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द संतुलित नेचर ऑफ स्टेट, थियोरेटिक एंड थियोसेंट्रिक, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सक्सेशन तो पता ही रहता है सब। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपको देखना ही देखना है। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल, मनसबदारी जागीरदारी से तो क्वेश्चन आते हैं, इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डेक्कन, तो विजयनगर स्टेट बताए मैं, विजयनगर का तो देखना ही है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। पोलिटी बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, विजयनगर देखना होगा आपको। पोलिटी बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा, अष्टप्रधान आपको। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इस बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप जो अंडरलाइन कर रहे हो ना, पर डे उस टॉपिक को, एक एक टॉपिक को उठाइए और उसको पढ़ जाइए। 1 घंटे 1.5 घंटे बस इतना ही समय लगता है एक टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। फ्रंटियर पॉलिसी अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल, इंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। विलेज इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, ये बाटर सिस्टम टाइप का था कुछ कुछ, तो ये सब कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा, उतना टफ नहीं है ये। प्रेजेंट ग्रांट से क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर लोन इससे भी आता है, अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडक्राफ्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें से पूछ लेता है किस प्रकार के उसमें इंडस्ट्रीज थी, कहाँ थी, इंडस्ट्रियल सिटी कौन था, किस किस टाइप के टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, पिछली एग्जाम में आया था ये, ठीक है। आपको फैक्ट्री एंड टेक्नोलॉजी आपको देखना पड़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट पॉलिसीज, ट्रेड एंड कॉमर्स तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा, स्टेट पॉलिसी क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड कैसे होते थे, यूरोपियन ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पूछ लेगा। पोर्ट्स ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा पोर्ट्स चोलकालीन है, कौन सा पोर्ट्स से रोमन एम्पायर से ट्रेड होता था, इस टाइप के जितने भी पोर्ट्स हैं सबको आपको बारीकी से जानना हो, कौन सा पोर्ट से किस प्रकार का विशेष वस्तुओं का ट्रेड होता था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हुंडी, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको पूछ ही लेगा। आप तो मैच द फॉलोइंग में दे देगा, तो फिर आपको स्टेट एंड वाइज में दे देगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, करेंसी से क्वेश्चन आते हैं लेकिन अभी हर बार नहीं आते ऐसा कह सकते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए करेंसी। मिंट सिस्टम, फिमाइंस से आता है, कितने आयोग बने, कौन सा आयोग, क्रोनोलॉजी आयोगों का पूछ लेता है, फेमाइंस एंड पीजेंट रिवोल्ट्स का, ठीक है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, द सूफी ऑर्डर से दोस्तों आप इसको पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, कभी बहुत इजी पूछ देता है जो आपको पते होते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आपको देखना है या कि नहीं देखना है, अगर टाइम है, आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त रखें, आपके पास टाइम है तो आप पढ़िएगा ज़रूर, अगर टाइम नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। भक्ति मूवमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनमें से जितने भी जो सेंट हुए हैं शैविज्म में, वैष्णविज्म में, उनका क्या मोटो रहा है, क्या उस सब चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ना होगा। भक्ति मूवमेंट, द सेंट ऑफ मिडाइवल पीरियड, सेंट का क्रोनोलॉजी पूछ लेता है तो आपको क्रोनोलॉजी देखना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ दोनों का, ठीक है, तो ये आपको भी देखना, सेंट ऑफ मिडाइवल पीरियड।
देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, इम्पैक्ट तो पता ही होता है। वुमेन सेंट ऑफ मिडाइवल इंडिया, हाँ ये देख लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक होते हैं जो जैसे वुमेन सेंट्स ऑफ मिडाइवल इंडिया पूछेंगे, हो सकता है वुमेन जितने भी हुए हैं सेंट उनका क्रोनोलॉजी पूछ ले, सारे सेंट का नाम दे दे, आप बोले इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आपको ये सब इन सब बारीक चीज़ों पर ध्यान देना होता है, तब जाके जीआरएफ होता है, ठीक है। आप इन बारीक चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आप 1 नंबर या 2 नंबर से ही कोई जीआरएफ हो जाता है या 2 नंबर से पीछे रह जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं ना, लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा तो कर लेंगे, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन पर, इसको मैं स्टार मार्क मार देता हूँ। ये सब जीआरएफ वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है। सिख मूवमेंट तो पढ़ेंगे ही आप। सिख मूवमेंट में आपको गुरु नानक देव के बारे में पढ़ना है, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है। गुरु नानक देव के बारे में तो आप पढ़ेंगे ही, इतिहास के विद्यार्थी हैं तो, ठीक है। सिख मूवमेंट में गुरु नानक के बाद जितने भी और भी जो बने हैं उनका क्रोनोलॉजी पढ़िएगा, और सारे तो कुछ कुछ ज़्यादा काम किए हैं जिनका, जैसे अकबर से रिलेशन, जहांगीर से, शाहजहाँ से, तो उन सबको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। उनके किताबों का कौन कौन से किताब लिखे गए हैं, आदि ग्रंथ है ना, तो वो सब देखना पड़ेगा आपको। सोशल क्लासिफिकेशन, रूलिंग क्लास, मेजर रिलीजियस ग्रुप्स एंड उलेमा, मर्केंटाइल एंड प्रोफेशनल क्लासेस, राजपूत सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, पेटी चिफ्स हैं, विलेज ऑफिशियल्स, कल्टिवेटर्स, नॉन कल्टिवेटिंग क्लासेस, आर्टिस्ट हैं, पोजीशन ओमैन, जनाना सिस्टम, देवदासी देख लीजिएगा, पूछ लेता है देवदासी सिस्टम क्या था। और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं इससे, देवदासी से, तो आप इसको देख लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, मदरसा, मकतब क्या होता है, मदरसा क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये जानना तो जानते ही हैं, फिर भी इन सब चीज़ों को आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा फोकस होकर पढ़ा करिए, तो अलग से टाइम नहीं देना होगा रिवीजन के लिए इन सब चीज़ों पे। और फाइन आर्ट्स, मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाँ इससे क्वेश्चन आता है बट हर बार नहीं आता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए। मुग़ल राजस्थानी वाले से भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आप इसको देखना। पहाड़ी क्या होता है, गढ़वाली क्या होता है, डेवलपमेंट्स ऑफ, ये आप देख लेना। अभी आप भाई इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी यूजीसी नेट का बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाने लगे हैं, एकदम बहुत ही डीप जा रहे हैं। अब जैसे ये सब टॉपिक को नहीं पढ़ते थे, पहाड़ी गढ़वाली आर्ट्स में, मतलब इतना नहीं देखते थे हम लोग, पहले मुग़ल तक ही देख के छोड़ देते थे। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ ना, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, इन सब टॉपिक में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो लगते कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया भाई, क्वेश्चन टफ हो जाता है। इसलिए देखिए आप इस बार कितना कट ऑफ कम गया है, तो ये सब टॉपिक को देखिएगा, ठीक है। अब एनटीए वो एनटीए नहीं रहा है जो पहले था, अब बदल चुका है बिल्कुल, और वैसे टॉपिक को फोकस कर रहा है जो कम रिलेवेंट रहे हैं अब तक। तो आप इसको भाई पढ़िएगा अगर आपको नेट जीआरएफ चाहिए तो, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तो आप पढ़ते ही हैं, मुग़ल आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीजनल स्टाइल से अभी तक कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से एनटीए का मूड बदला है ना दोस्तों, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक जो अब तक छुपे हैं, ये छुपे ही हैं अब तक, इससे उतना क्वेश्चन बना नहीं है। मुग़ल आर्किटेक्चर से आते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से आते हैं। तो आपको अगर जीआरएफ चाहिए, आप एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप ये रीजनल स्टाइल को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इंडो अरबिक आर्किटेक्चर, मुग़ल गार्डन से इधर क्वेश्चन आया था, इनका क्रोनोलॉजी दे दिया था, गार्डन पहले कौन बना, हो सकता है अगली बार पूछ दे कौन बनाया था, बनाने वाले का और गार्डन का वो मिलान करने दे दे, तो गार्डन का दे दे, गार्डन का कुछ फीचर पूछ दे स्टेट एंड वाइज क्वेश्चन में, तो मुग़ल गार्डन पर भी ध्यान गया है, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर।
मराठा फोर्ट्स पूछता है बेसिकली कि सबसे पहला फोर्ट कौन था। क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो आप क्रोनोलॉजी टाइप में मराठा फोर्ट्स को भी देखिएगा। श्राइन्स एंड टेम्पल तो पढ़ते ही आप। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्काइवल मटेरियल्स, बायोग्राफी, मेमोरी, न्यूज़पेपर, ओरल एविडेंस, क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग, मोनूमेंट्स, क्वाइंस, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया इन द 16th to 18th सेंचुरी। यूरोपियन ट्रेडर्स का आपको थोड़ा शुरुआती दौर में जो है ना, पहले कौन आया था, किन के शासनकाल में आया था, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आप इसको एक बार देखिएगा ज़रूर। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं। पोर्तुगीज, हाँ जितने भी था ना ये पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये इनकी पहली कोठी कहाँ लगी, वो क्रोनोलॉजी पूछता है, पहले कहाँ लगी, दूसरी कहाँ लगी। ठीक है, तो ये इन सब को आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन आया और उनका क्रोनोलॉजी क्या रहा, क्या काम किए। तो ये इम्पोर्टेंट है इससे क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, इम्पोर्टेंट है भाई। एस्टेब्लिशमेंट ही तो इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश इंडिया का, इसको आपको देखना होगा। ब्रिटिश रिलेशन विद प्रोविंशियल इंडियन स्टेट, बंगाल, अवध, हैदराबाद। बंगाल का, अवध का आप तो अलग अलग पढ़ेंगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। मैसूर का, कर्नाटिक वार, इस सब का क्रोनोलॉजी पूछ देता है। कर्नाटिक वार का कौन 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 लड़ाई किया था, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, उनका क्रोनोलॉजी, उस युद्ध में कौन थे। तो इनमें से मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन बनता है और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं और क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बनते हैं। तो ये आपको इसको देखना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है बेसिकली ये, लेकिन देखना पड़ेगा आपको। रिवोल्ट ऑफ 1857, इनमें से पूछता ज़्यादा करके मैच द फॉलोइंग में पूछता है, कौन से कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था 1850 रिवोल्ट का, और एक स्टेटमेंट देता है कि कौन से हिस्टोरियन ने क्या बोला है। ठीक है, तो आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनका काउज, नेचर, इम्पैक्ट तो जानना ही है, लेकिन बेसिकली फोकस करना है कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था और कौन से हिस्टोरियन ने क्या बोला है 1857 रिवोल्ट को। और इसका में जो इम्पोर्टेंट जो रहे हैं ना, जो मुख्य रूप से नेतृत्व करता, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड द क्राउन, इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर सब तो क्वेश्चन आते हैं, आप चैप्टर एक पढ़ेंगे उसमें धीरे धीरे रिफॉर्म्स होते चलते हैं प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। पैरामाउंटेसी, सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी, जितनी पुलिस एंड द आर्मी एंड द कंपनी, ब्रिटिश पॉलिसी, पैरामाउंटेसी इम्पोर्टेंट है, सब पूरे देखने पड़ेंगे आपको उसके। प्रिंसली स्टेट अंडर द क्राउन, सेल्फ गवर्नमेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको इसको देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1909, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप पूरा पढ़िएगा बढ़िया से। अब भी इससे क्वेश्चन जो बने हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से, इसमें बहुत ही डीप गया है। जैसे कि मान लिया जाए 1909 से 1935 का, तो 1909 का क्या है, 1919 का क्या है, उसके काफ़ी डीप गया है। जितने भी एक्ट बने हैं 1935 एक्ट के, काफ़ी डीप से स्टेट वाइज क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। ठीक है, 1909, 1919, 1935 सबको बढ़िया से देखिएगा। और इसके अभी का जो क्वेश्चन मैं वो डालूंगा, वो भी PYQ, उसमें ये सब जो NTA अभी जो नए रूप से जो चीज़ें देख रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको हमको फोकस करना है। अभी बहुत ही बारीकी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है NTA। ठीक है, तो उन सब बारीकियों को पकड़ना है कि क्वेश्चन बना रहा है आपको, आप हो सकता है पढ़े हैं 1909 का एक्ट, लेकिन उसी से क्वेश्चन बना देगा, आप वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, वर्डिंग पे भी ध्यान देना, वर्डिंग भी आजकल बहुत ही अजीब तरीके से लिख रहा है, बात वही लिखेगा लेकिन बहुत ही
टेढ़े रूप में लिखता है, ठीक है। तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसिकली इसको ठीक करने के लिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और, जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बेसिकली उसमें कुछ छोटे छोटे क्लू होते हैं, आपको बस उसको फाइंड आउट करना होता है, आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब तक काल्म नहीं रहेंगे, आप जब तक उसको ध्यान से देखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको उन बारीकियों को देखने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को शांत करना है एग्जाम हॉल में, और घर में कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस सब बारीकी को पीवाई को सोल्व करके ठीक कर सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट 8, कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजिंग कंपोजिशन। कॉलोनियल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनते हैं। वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड ग्रांट, लैंड राइट्स, लैंड सेटलमेंट, ये तो इम्पोर्टेंट है, लैंड राइट भी इम्पोर्टेंट है। रूरल इनडेप्टनेस, लैंडलेस लेबर, इरिगेशन से स्टेटमेंट वाइज भी बनते हैं और सिंगल लाइन क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको इसको देखना पड़ेगा। पिछली बार पूछा था, पिछले एग्जाम में बहुत सारे इरिगेशन टेक्नोलॉजी थे, उसके बारे में पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मैं इजी फ्लोइंग में भी दिया था, कैनल सिस्टम के बारे में भी देता है। इसमें से आपको दे देगा कौन सा वाइसरॉय क्या, कौन सा कैनल बनाया, कौन इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्टिसंस, डीअर्बनाइजेशन, इकोनॉमी ड्रेन। बेसिकली इन सब चीज़ों पे बुक लिखा गया है, और इनके बारे में कौन चर्चा करता है, कौन बात उठाता है उनकी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आप वो लॉजिक लगा पाएंगे कि हाँ ये बातें कही जा रही है, उस समय हुआ था, इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें हुई थी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड वार्स का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन इकोनॉमी पे, इससे क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नेचर ऑफ फैक्ट्री, लेजिस्लेशन, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। ट्रेड यूनियन मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको देखिएगा जरूर। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग से क्वेश्चन, बैंकिंग कैसे काम करता था, कौन सा बैंक बना, पहले कौन बना, बैंकों का क्रोनोलॉजी पूछ देता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। करेंसी एंड एक्सचेंज, रेलवे से क्वेश्चन आते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, कौन काम किया, कहाँ से कहाँ बना, क्या कौन सा वाइसरॉय ज़्यादा मतलब काम किया इन सब क्षेत्रों में, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बारे में, जो शुरुआती दौर के कम्युनिकेशन हुए तो उससे क्या फ़ायदा हुए, क्या नुकसान हुए, इस टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, न्यू फ्यूचर ऑफ टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, अर्बन सोसाइटी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिमाइंस, इससे तो आप पहले बात कर चुका हूँ, इनका कौन कौन सा आयोग आया है इसके लिए ठीक करने के लिए, पहला फिमाइन कब आया, उसके क्या इम्पैक्ट रहे, स्टूडेंट वाइज बना सकता है, ऐसे तो सिंगल लाइन में ही पूछ लेता है। एपिडेमिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, वही बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या पॉलिसी बनाएंगे, कौन सा आयोग आया, कौन से कमीशन बनाए गए थे उसको ठीक करने के लिए, तो क्या काम हुए, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रैवल एंड पीजेंट मूवमेंट, यहाँ से देखने को क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली। इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन, कॉन्टैक्ट एंड क्रिश्चियनिटी, द मिशंस एंड मिशनरी से क्वेश्चन आता है। अकबर के काल में मतलब पहला मिशनरी कौन भेजा गया, दूसरा कौन गया, तीसरा कौन गया, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, नाम भी पूछ लेता है कि कौन गए थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज और क्रोनोलॉजी ये दोनों पूछ लेता है। क्रिटिक ऑफ इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीफ, एजुकेशनल अदर एक्टिविटीज, इम्पोर्टेंट है, अब एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी। द न्यू एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ न्यू एजुकेशन से आता है कि एजुकेशन का क्या था,
इनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था या अपनी चीज़ों को थोपना था। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो न्यू एजुकेशन देखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल एंड कंटेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन टुवर्ड्स मॉडर्निज्म। वही बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, आपके समझ के ऊपर भी रहेगा, आप चीज़ों को बना सकते हैं। इंडियन रेनेसांस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इमरजेंस ऑफ। इंडियन रेनेसांस में बहुत सारे जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय हो गए, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो बेसिकली पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसमें पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पर्सनालिटी पे आप उसको देखिएगा। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, वही बात हुआ, पर्सनालिटी पे क्वेश्चन, कौन क्या किए हैं, किनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट मोबिलिटी, वुमेन्स क्रिश्चियन नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश लेजिस्लेशन कंसर्निंग वुमेन, जेंडर आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। देख लीजिएगा आप इसको एक बार। द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की जर्नी पूछ लेता है। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया गया, कौन लगाया, कौन सा बुक छपा, इस टाइप का। और कौन सा जो जर्नलिस्ट है, जो कौन सा न्यूज़पेपर पहले पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, उनका क्रोनोलॉजी, उनका ईयर, मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट वाइज, किसको बैन किया गया, किस मतलब कौन सा एक्ट आया प्रेस से रिगार्डिंग, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पब्लिक ओपिनियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उसका क्रोनोलॉजी देखिएगा न्यूज़पेपरों का। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी फॉर्म्स, रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। यूनिट 9 है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इम्पोर्टेंट है पूरा ये, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल इकोनॉमिक बेसिस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से आपको बेसिकली 1885 से 1947 तक कंटिन्यू एक एक घटना जो घटी है ना, उसको आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी के रूप में एकदम डेट वाइज हर एक घटना को बिल्कुल बारीकी से पढ़ जाना है। यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन 1885 से 1947 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे इसमें कोई इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया हो या इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। क्वेश्चन किसी भी रूप में हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। ये पीरियड ही पूरा इम्पोर्टेंट है 1885 से 1947 के बीच में। आप इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा। इसमें है बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इम्पोर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, कौन कौन से रिवोल्यूशनरी हुए, कौन से क्रांतिकारी संगठन थी, इससे क्रोनोलॉजी, फाउंडर, उद्देश्य सब पूछता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। स्वदेशी स्वराज, स्वराज क्या है, स्वदेशी क्या है, इसको तो जानना ही चाहिए आपको। गांधीयन मास मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस हर बार क्वेश्चन आता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप हो सकता यूट्यूब पे भी स्पेशल डाल के देख सकते हैं, कोई किताब है सुभाष चंद्र बोस की, तो आप उसको पढ़ लीजिए, फिक्स है, क्वेश्चन आने ही आने हैं इससे। ठीक है, इससे पैसेज ही पूछ देता है इनके बारे में। इनसे पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, इस अभी वाले एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन आए थे, इसके पिछले वाले में 2 आए थे, पिछले वाले में। तो क्वेश्चन हर बार, सुभाष चंद्र बोस उनका फेवरेट है। बोस को पढ़ के जाइए, बोस के पढ़िएगा तो बोस हो जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है। और रोल ऑफ मिडिल क्लास इन नेशनल मूवमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन फेवरेट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, इनका क्रोनोलॉजी पूछता है। बहुत सारे
बहुत सारा पार्टी जो बनाया गया था ना, तो कौन पार्टी पहले बना, जैसे B.R. अम्बेडकर ने भी बनाए थे, गांधी जी ने भी बनाया था, दलित दलित लोगों को सुधार के लिए थे, डिप्रेस क्लास मूवमेंट। तो उसका आप क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कौन बनाया और कब बना। इससे क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है डिप्रेस क्लास मूवमेंट से। कॉमनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग एंड जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, तो इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग तो पढ़ना ही पड़ेगा। कॉमनल पॉलिटिक्स क्या था। बेसिकली 1885 से 1947 के बीच में हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न से क्वेश्चन यहीं से बनते ही हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ लेता है कभी कभी, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, लेकिन अभी तक तो मैं देखा हूँ बहुत कम ही क्वेश्चन आए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से। जो आते हैं वो इजी होते हैं, आपको पता होता है, बना देते हैं, उतना डीप कभी गया नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ ऑपरेशन जो हैं हैदराबाद, जूनागढ़, बस ज़्यादा डीप नहीं जाता है। मैं बोलूँगा बस इसके बारे में आप एक बार जान लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बस इनफ है वो आपके लिए। B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, फेमस है, फेवरेट है टॉपिक, ये पढ़ना ही होगा आपको। B.R. अम्बेडकर की क्रोनोलॉजी, इनका आइडियोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आप पेपर 1 में पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में तो वहाँ आपका एक कवर हो जाता है पूरा। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रैवल इशू। ट्रैवल इशू यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं क्वेश्चन। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से नहीं आएंगे आप, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लेकिन छोड़ सकते हैं आपका अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, पंचशील, डायनेमिक ऑफ इंडिया, जितने भी 1947 के बाद वाले टॉपिक हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन ही आता है आफ्टर 1947। तो आप टाइम है तो आप सबको बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एनी 10 तो पूरा हिस्टोरियोग्राफी है। हिस्टोरियोग्राफी से बोलता तो है कि 10 क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन 5-6 मैं देखा हूँ रेगुलर लेवल पे आता है। उनमें से क्या देखना है आपको, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री हिस्टोग्राफी की एक किताब है जो रिटन बाय E.H. कार है, ठीक है। E.H. कार द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब के बारे में, इनका चैप्टर के बारे में आपको बहुत ही देखना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अभी ये हर बार बना रहा है E.H. कार का। E.H. कार क्या सोचते थे, E.H. कार का आइडियोलॉजी क्या था, हिस्टोरीग्राफी में इनका मेथड क्या था, आपको E.H. कार के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। इसके लिए 4-5 हैं हिस्टोरियन हिस्टोरीग्राफी में, उनसे ही क्वेश्चन हर बार देता है, ठीक है। तो आप उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या होता है, सबल्टन अप्रोच क्या होता है, हाइपोथेसिस इन हिस्ट्री क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। क्वेश्चन नहीं आते हैं उतना डीप, बस 4-5 हैं हिस्टोरियन, उनके बारे में आपको जानना है उनका। और व्हाट इज हिस्ट्री, क्या पता इससे क्वेश्चन अगली बार फिर आ जाए। इससे हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हिस्टोग्राफी को बस आप पढ़ें, समझें। अगर ना भी पढ़ें, ना भी समझ में आए तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ तो नेगेटिव है नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, आप गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट लेते हैं तो। लेकिन मोस्टली ऐसा रहता है कि आप सही करके आ जाएंगे, उतना डीप नहीं जाता है, सिंपल वे में ही पूछता है। लेकिन अभी व्हाट इज हिस्ट्री फेमस बुक बन चुका है NTA का, हर बार क्वेश्चन आ रहा है E.H. कार के बारे में, इस E.H. कार के बारे में, और इस बुक के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, विशेष करके। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। तो आप, हाँ, एक ये मैं बताना भूल गया, ओसवाल्ड स्पेंगलर जो है ना, हिस्टोरियन, ओसवाल्ड स्पेंगलर हो गया, और अर्नोल्ड जोसेफ टैनबी, ये टैनबी से, अर्नोल्ड जोसेफ से, स्पेंगलर से, राके से, इन सब के बारे में आप एक बार जान लीजिएगा कि
क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या रहा, उनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं। कभी किताबें में एच डी फ्लोइंग में दे देता है, कभी उनके बारे में क्रोनोलॉजी देता है, कौन सी किताबें लगातार लाइन से लिखे हैं, क्रोनोलॉजी मिलाइए। तो आपको जो जो इसमें, जैसे मैं इसको अंडरलाइन ही कर देता हूँ, अर्नोल्ड जोसेफ, टैनबी, ठीक है, और सोल स्पेंगलर, राके, और कुछ कुछ इसमें डायलॉग भी हैं, एक जेबी ब्यूरी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको देख लीजिएगा। स्टेटमेंट पूछ लिया करते हैं खास करके हिस्टोग्राफी से, तो आपको जो कुछ कुछ स्टेटमेंट है वो पता होना चाहिए, राके के बारे में पता होना चाहिए। और भी हिस्टोरियन है ना, जो रेनेसांस हिस्टोरियन थे, मार्क्सिस्ट, तो इन सबको आपको पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, तो ये इस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको बेसिकली सबका टर्म पता होना चाहिए, वो क्या है वो, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है पता ही नहीं है, मॉडर्निज्म क्या होता है पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक वे में भी पढ़ेंगे तो आपका हिस्टोग्राफी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।